हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? वेलकम टू माय चैनल। और जी, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतों के बाद जो है इंडिया का नाम अच्छे तरीके से खराब हो रहा है। मतलब वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं दे रहे जिसमें उनकी बेइज्जती ना हो। तो अभी हम देखेंगे जी, उनके ही जो एंकर हैं उनकी जो है ना, वो एक रिपोर्ट है कि उन्होंने क्रिसमस के मौके पर कितने सारे लोगों पे जुल्म किया। मुझे समझ नहीं आ रहा जब ये लोग ये बातें करते हैं कि हम लोग तो बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेसी को मानते हैं, हर मजहब का बंदा हमारे पास जो है सेफ है और वो अपनी मजहब के हिसाब से अपनी हर वो चीज आजादी के साथ कर सकता है। तो फिर ये सब क्या बकवास है जो तुम लोगों की इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है? तो जल्दी से हम पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में पीएम मोदी और आरएसएस छा गए हैं। अगर खबर के अंदर ना घुसा जाए तो मोदी समर्थक दावा कर सकते हैं कि मोदी जी ने डंका बजा दिया है। अपने साथ साथ आरएसएस की फोटो भी छपवा दी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये मोदी जी का दौर है। खबर पढ़े बिना, खबर की गहराई में जाए बिना ऐसा दावा आराम से किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये खबर देश को शर्मसार करने वाली है? ये डंका बजना दिखाता है कि मोदी के दौर में भारत किस हालात में पहुंच गया है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया धज्जियां उड़ा रही है कि भारत को किस तरह बदल दिया है मोदी की राजनीति ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही छापा है। क्या हेडलाइन दी है? आरएसएस की फोटो छापी है, परेड जो होती है आरएसएस की, और इसके अलावा पीएम मोदी की फोटो यहां पर छपी है। पहले पन्ने पर पीएम मोदी ने जगह बना ली है। भले मोदी समर्थक दावा करते हैं कि पीएम मोदी का दुनिया में डंका बजता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कभी अमेरिका भी जाते हैं तो बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जहां पहले पन्ने पर उनकी खबर छपती है। अखबार के अंदर कहीं छप जाए तो छप जाए, वरना अमेरिका के बड़े अखबारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने क्या बोला है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर आखिरकार पीएम मोदी की फोटो क्यों छापी है और आरएसएस की फोटो क्यों छापी है? न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर क्या हेडलाइन दी गई है? फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया। इस खबर के मायने क्या है? इस खबर के मायने हैं छुपे हुए दौर से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पथ ने भारत को कैसे बदला। तो राइट विंग ने भारत को कैसे बदल दिया है मोदी राज में, इसमें बताया गया है। और यह कहा गया है कि भारत का जो सर्वधर्म संभाव था या भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि थी, उसे गहरा आघात पहुंचा है मोदी के दौर में। उसके लिए आरएसएस की सोच को जिम्मेदार बताया गया है। और क्या छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल में? आरएसएस की गहरी पकड़ का जिक्र किया गया है सरकार में और कहा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की संस्थाओं में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद भी ये एक शक्तिशाली ताकत बना रहेगा। इसके नेटवर्क समाज, सरकार, अदालतों, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों तक फैले हुए हैं। इससे जुड़े कई संगठन हैं जो अपने मुख्य सदस्यों को इन सभी जगहों पर बैठाते हैं। ये संगठन राजनीतिक करियर बनाता और बिगाड़ता है। ये पूरे देश में युवाओं को हिंदू राष्ट्रवादी गतिविधियों के जरिए अपने इलाकों में पहचान और ताकत पाने का रास्ता देता है। तो ये आरोप लगाया है न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में कि सभी संस्थानों में, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे मीडिया संस्थान हो, चाहे दूसरे संस्थान हो, वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है। और जो अति राष्ट्रवाद वाली जो बात है, जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है। आगे क्या लिखा गया है? जब आप मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में जीते देखते हैं तो असल में आप आरएसएस की राजनीतिक मशीन को काम करते हुए देख रहे होते हैं। पार्टी के उम्मीदवारों का भविष्य और किस्मत तय करने में केंद्रीय संगठन की बड़ी भूमिका होती है। और जब आप मुस्लिम इलाकों में हिंदू निगरानी दलों को जुलूस निकालते या चर्चों पर हमले करते देखते हैं तो वो आरएसएस से जुड़े संगठन की श्रेष्ठता वाली सोच का प्रदर्शन होता है। तो हाल ही में जो क्रिसमस के मौके पर देखा गया, उस पर भी तर्ज कसा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपना त्योहार मनाता है तो उन्हें भी परेशान किया जाता है। और ये सब इस विचारधारा का नतीजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। आगे क्या लिखा गया है? इस संगठन के राजनीतिक दबदबे ने 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत को पहले से ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है। इसकी विचारधारा भारत के 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी आक्रमणकारियों की बख्शिश मानती है, जिन्हें उनकी जगह दिखाने की जरूरत बताई जाती है। आगे क्या लिखा गया है? हाल के वर्षों में आरएसएस के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से खुद को ज्यादा समावेशी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सड़कों पर यह नरमी अक्सर दिखाई नहीं देती। एक नई पीढ़ी के ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी नेता सामने आ रहे हैं, जिनकी भाषा सोशल मीडिया के जरिए फैलती है और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को सामान्य बना देती है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि आरएसएस ऊपर से नरमी दिखाता है, समावेशी बात करता है, लेकिन नीचे जो कट्टरता फैलती जा रही है उसे लेकर सब खामोश रहते हैं। सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन? ओह, भारत का सबसे बड़ा क्या घुसपैठिया बात कौन? है। आरएसएस। बांग्लादेशी नहीं है। लाल किले से अपने सबसे अहम भाषण में आरएसएस के 100 साल और उस भाषण का इस्तेमाल आरएसएस को सम्मान देने के लिए किया, जिसने देखा जाए तो भारत के अंदर हर जगह पे घुसपैठ करके भारत को रीशेप करने की कोशिश की है, भारत की सूरत बदलने की कोशिश की है, उसको मोदी लाल किले की प्राचीर से सम्मान देते हैं। फिर कहते हैं कि एक धुर दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, आजकल राष्ट्रवादी कहने का मतलब ही आतंकवादी हो जाता है। इस बात को भागवत ने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि आजकल राष्ट्रवादी मत कहो, राष्ट्रवादी को अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी का मतलब ही आतंकवादी होता है। उन्होंने वर्ड अतिवादी यूज किया था। तो एक ही बात है, अतिवादी आतंकवादी एक ही है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बराबर से दक्षिणपंथी राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी समूह, जिसने बचपन से ही लोगों के और मोदी के जीवन को आकार दिया और ये 100 साल की वर्षगांठ मनाते हुए किंग मेकिंग पावर बन गया है। आरएसएस की शुरुआत ब्रिटिश शासन और मुस्लिम आक्रमणों के लंबे इतिहास के बाद हिंदुओं के गौरव को जगाने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप के रूप में हुई और इनकी प्रेरणा 1930 और 1940 के दशक के दौरान यूरोप में फासिस्ट राष्ट्रवादी फार्मूला हिटलर और मुसोलिनी, ये उससे प्रेरित होकर ये बनाया गया। देखिए एक एक करके इनके छल कपट के धागे न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे खोलता है कि ये गुप्त समूह था और जो फासिस्टवादी शक्तियां थी हिटलर और मुसोलिनी, उससे प्रेरित होकर, उससे इंस्पायर होकर आरएसएस की रचना की गई। और ये राष्ट्रवादी फार्मूला मतलब राष्ट्रवाद को खास तौर से वेस्टर्न कंट्री में आतंकवाद के तौर पर लिया जाता है। लेकिन ये बार बार प्रतिबंधों से बचता रहा, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती रही, इसको बैन किया जाता रहा, फिर खोल दिया जाता रहा।
इसमें गांधी की हत्या में शामिल करने का भी इसके ऊपर आरोप, और दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी संगठन के रूप में इसका विकास हुआ। मोदी जो कि उस टाइम एक बड़े इसके सक्षम सदस्य थे, और अल्टीमेटली उनको राष्ट्रीय सत्ता के शीर्ष पर रहने में जो सफलता मिली है और जो स्वीकार्यता मिली है, उस बात का भी वर्णन इस आर्टिकल में किया। यह भी कहा गया कि आरएसएस का प्रधानमंत्री के साथ कभी कभी तनाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस भारत के सेकुलर रिपब्लिक के एक मजबूत राष्ट्र को तोड़कर हिंदू पहले राष्ट्र, यानी कि हिंदू फर्स्ट नेशन नेक्स्ट, आप समझ गए, हिंदू फर्स्ट इंडिया नेक्स्ट, हिंदू पहले राष्ट्र के रूप में बनाने के अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। फिर कहते हैं भारत में इनकी घुसपैठ बहुत ज्यादा हो चुकी है इस समय। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है? भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। इससे देश को बचाने की जरूरत है। मैं खुद कह रहा हूं, ये बांग्लादेशी इतने बड़े घुसपैठिए नहीं है भाई साहब, जितना बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है, और कैसे इसने देश को बर्बाद किया। क्योंकि ये लोग कट्टरवादी हैं। इनसे निकले हुए संगठन जो कि वीएचपी टाइप के, बजरंग दल टाइप के, बीजेपी टाइप के, जिस ढंग से ये अत्याचार करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, तो एक दिन इनको वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ना मिल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं खुद ही जोड़ रहा हूं यहां पर, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये आतंकवादी संगठन घोषित किए जा सकते हैं। और जैसे टेलीग्राफ लंदन ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद है ये, और जैसे कि मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस के मेंबर तमिलनाडु से, उन्होंने आरएसएस की तुलना कल परसों 2 दिन पहले अलकायदा से की थी कि बिल्कुल अलकायदा का दूसरा रूप है। अलकायदा इस्लामिक राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है, बस इतना ही फर्क है, दोनों में और कोई फर्क नहीं है। और उसके ऊपर बीजेपी की बहुत जान जली थी। वो कहते हैं आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इस हद तक घुसपैठ कर ली है और इतना कंट्रोल कर लिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बोलता है, और इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि मोदी चले भी जाएं तो भी ये शक्तिशाली शक्ति बना रहेगा। इसका विशाल नेटवर्क दीमक की तरह सब जगह पहुंच गया है। ये समाज में हर जगह है, ये मीडिया के अंदर है, ये सरकार के अंदर जो बड़े अफसर हैं वो भी उनके हैं, ये पुलिस में है, अदालतों में इनके जज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इनके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, इवन गांधी प्रतिष्ठानों के मुखिया भी आरएसएस के लोग हैं। ये सभी जगह अपने मुख्य सदस्यों को नियुक्त करता है। ये राजनीतिक कैरियर को बनाता भी और बिगाड़ता भी है। देखिए साहब कितनी इंपॉर्टेंट बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। ये हिंदू राष्ट्रवादी सक्रियता के माध्यम से भारत के युवा पुरुषों को उनमें आरएसएस के प्रति वफादारी का सो-कॉल्ड से क्या कहते हैं प्रेरणा देता है या उनको लेसन देता है। आरएसएस अभी भी एक गुप्त समाज होने का दिखावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन अब ये अधिक सार्वजनिक हुआ है और इसे शर्म भी नहीं है। जब आप मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में हावी होते देखते हैं तो आप आरएसएस के राजनीतिक मशीन को काम करते हुए भी देखते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनके आर्टिकल को मैं वर्ड बाय वर्ड आपके सामने पहुंचा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड में आपके सामने पहुंचा रहा हूं मैं, जो पूरे बहुत बड़े आर्टिकल के अंदर जो लिखा है वो सब चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर कहते हैं आरएसएस की मशीन को आप काम करते देखते हैं, वो पार्टी की उम्मीदवारों की किस्मत और फ्यूचर तय करता है। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जब आप मुसलमान इलाकों में परेड करते हुए देखते हैं तो आपको आरएसएस के लोग मिलते हैं खाकी निक्कर के अंदर। जब आप चर्च के अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखते हैं या मुस्लिम इलाकों के अंदर मस्जिदों में तोड़फोड़ करते देखते हैं तो आप पाएंगे वो आरएसएस के लोग हैं या आरएसएस से जुड़े संगठन हैं। वो उनके ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके अपनी श्रेष्ठता साबित करते कि हम तुमसे ऊपर हैं, तुम हमारे ऊपर निर्भर हो और हम हमारे हिसाब से तुम नहीं चले तो तुम खत्म कर दी जाओगे। ये एक किस्म से टॉर्चर भी किया जाता है और उनको दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये मतलब कहने का मतलब है कि कहते हैं कि वो एक माफिया, एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हैं, क्या धमकी देके कि मेरा हम ऐसे करेंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आरएसएस ने भारत के 140 करोड़ लोगों को पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है। इसकी विचारधारा 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को और अन्य धर्मों के लोगों को हमलावरों की संतान मानती है कि जो अटैकर्स है ये उनकी संतान है और उनको उनकी जगह दिखाने की जरूरत है, यानी कि उनको यहां से निकाल देने की जरूरत है। उनका यहां पर कोई भी अधिकार नहीं है इस लैंड पर। वो चाहते कि ये सिर्फ हिंदुओं का लैंड रहे। और ये काली टोपी पहन के, खाकी निक्कर पहन के, सफेद शर्ट पहन के, आप समझ सकते हो ये कौन सा राष्ट्रवाद है। ये नागपुर के अंदर भी जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये चित्पावनी ब्राह्मण है सारे के सारे, एक आधे को छोड़ दो, सारे चित्पावनी ब्राह्मण, ये मनुवादी हैं सारे के सारे। मोदी को 1980 के दशक में आरएसएस की राजनीतिक शाखा में भेजा गया था। मोदी इसको एक विशाल नदी बताते हैं जहां से दर्जनों धाराएं निकलती हैं, भारत के जीवन के हर पहलू को छूती हैं और मुश्किल समय में पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी तारीफ की। अब जब भारत में बदलाव आ रहा है और कहते हैं सेवा, समर्पण, संगठन और बेजोड़ अनुशासन ये इसकी पहचान है। नहीं, अनुशासन का मतलब है कि ये कहेंगे हाँ तो हाँ, ये कहेंगे ना तो ना। यहां प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, यहां सिर्फ सुनो और उसको फॉलो करो। बिल्कुल वही जो हिटलर और मुसोलिनी चाहते थे। यही मोदी ने आरएसएस के बारे में लाल किले से कहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। ये कहते हैं आरएसएस एक विशाल सेवा संगठन है ऊपर से दिखने में, और इसके सैकड़ों बहुत सारे जो
उपसंगठन है वो उसके आसपास बुने हुए हैं। ये लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, कभी आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा, कभी व्यायाम कक्षाओं के द्वारा, कभी स्काउट्स के द्वारा। आरएसएस के भर्ती केंद्र हैं। ये सामाजिक ताने बाने को आकार देने के लिए उनकी 1 करोड़ लोगों की टीम है। ये हर जगह अपना प्रभाव बनाते हैं। ये दुनिया को खुद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, जिसके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इसके छात्र विंग है, ट्रेड यूनियन है, किसान यूनियन है, प्रोफेशनल्स के नेटवर्क है, धार्मिक संगठन है, चैरिटी संगठन है। इसमें बहुत सारे साधुओं को शामिल किया जाता है धर्म के अंदर, और ये रेगुलर सबको कोऑर्डिनेट करते हैं और आरएसएस के हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं ताकि राजनीतिक ताकत हासिल की जा सके। दरअसल जब राजनीतिक ताकत नहीं होती तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे पास पावर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दुर्गानंद झा इस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखते हैं, वो कहते हैं, जो एक एकेडमिक है, जो लंबे समय से आरएसएस जुड़े हैं और थिंक टैंक को लीड करते हैं, कहते हैं अगर हमारे पास ताकत होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ताकत कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? ये उस ताकत की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा वो बाकी हिंदुस्तान के धर्मों को खत्म कर देंगे, उन वर्गों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल एक तानाशाह जैसे होता है ना, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह संगठन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पर बहुत ज्यादा असर रखता है और ये बहुत कम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। यानी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप इसको अंदर से झांकने की कोशिश करो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। नॉन ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ गुप्त है। यहां पर बिना डिटेल रिकॉर्ड के काम करता है। इसने बेइंतहा दौलत जमा की है, बेइंतहा दौलत जमा की है, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। और ये कई छोटे छोटे संगठन, ट्रस्टों में सारी दौलत फैली हुई है। और आरएसएस ऊपर से कहता है मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। और जबकि इनके पास लिखा है कि बेशुमार पैसा है जो बीजेपी के द्वारा दिलवाया जाता है। इसको समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई लोगों से बात की, उनके सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जमीनी स्तर की जो यूनिट्स उनसे मुलाकात की, ताकि पता लग सके कि जो आर्टिकल इन्होंने पूरा फुल पेज का जो आर्टिकल बनाया है उसको कैसे किया जा सके। 83,000 इनकी शाखाएं आरएसएस की, और उस पर सफेद शर्ट, काली टोपी, खाकी निक्कर, यही तो उनकी वो है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आरएसएस ने हाल के वर्षों में एक बैलेंस्ड रुख अपनाने की कोशिश की। जबकि गोलवलकर लिखते थे कि यहां मुसलमानों का, ईसाइयों का, बाकी धर्मों का कोई स्थान नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, हमारे यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। अदरवाइज वो सी ग्रेड के सिटीजन रहना चाहे, गुलाम बन के रहना चाहे तो रह सकते हैं। ये देश वो चाहते हैं कि बहुसंख्यक शासन है, यानी कि सिर्फ हिंदुओं का शासन होगा, और हिंदुओं में भी ये मनुस्मृति को मानते हैं, यानी कि उनका जो ब्राह्मणवाद है वही इस पर राज करेगा। बाकी जो दलित, आदिवासी या और निम्न जातियों के लोग हैं उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। वो नौकर हैं, वो गुलाम है, वो गुलाम की तरह काम करेंगे। पूरी हिटलरवादी इसमें पद्धति है। तो ये जो चरमपंथी आतंकवादी, जो दक्षिणपंथी नेताओं की एक नई पीढ़ी जो आई है, ये दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा है, चर्च को तोड़ना है, मस्जिद को तोड़ना है, उनके लोगों को बर्बाद करना है, क्रिसमस पे डिस्टर्बेंस पैदा करना है, ये बोलती है हिंसा होनी चाहिए। इसे हिंसा को सामान्य मानते हैं। इसी हिंसा के द्वारा वो हिंदुत्व को पूरी तरह से यहां पर लागू कर पाएंगे। और वो आपसे कहेंगे कि मुसलमान बिजनेसमैन का बायकॉट करो, मुसलमान बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है आपको, क्रिश्चियन बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है, सब्जी भाजी तक नहीं खरीदनी है। और हिंदू उत्सवों को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन बदल दिया है, जैसे कि कांवड़ में आता है फूल बरसाओ, दिए जलाने हैं। तो भाई ये है इंडिया का असली जो है चेहरा, असली हाल। क्योंकि जो है मोदी के बाद जो है ना, उनका जो गोदी मीडिया है स्पेशली, उसने नफरत फैलाने में जो अमल दिया है, जो काम किए हैं, ओ हो, मतलब एक से बढ़ के एक। उनको अपने पड़ोसियों की, बाकी सारी दुनिया की बहुत फिक्र होती है। वो बेचारे इस टेंशन में खाना भी नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपने मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, उसमें वो आराम से बैठे हुए हैं। और जो इनके सो कॉल्ड मोदी हैं, वो जो है ना बिल्कुल सब कुछ जो है ना छोड़ छाड़ के आराम से बैठे हुए हैं। इनके 2 चेहरे हैं भाई, ठीक है। जैसे इनकी मूवीज होती हैं जिसमें उनके विलेन होते हैं, जो है मिनिस्टर, इनके 2-3 चेहरे होते हैं, बस सेम वही वाला हाल है। और मूवीज बनाने में, नफरत फैलाने में नंबर 1 है। और बाकी इनके अपने मुल्क का क्या हाल है? अब जाहिर सी बात है, जब आप लोग ऐसी मूवीज बनाएंगे, ऐसे आपका मीडिया होगा, ऐसे आपके लोग होंगे जो कि ऊंची पोस्ट पे बैठ के नफरत को फैलाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसके ये साइड इफेक्ट्स तो आएंगे। अब लोगों को यही लग रहा होगा कि भाई हम लोग अपने मुल्क के लिए या अपने मजहब के लिए जी बहुत अच्छा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट ये गलत है। किसी भी मजहब में ये सब चीजें नाजायज होती हैं। मासूम लोगों पे जुल्म करना, उनका हक खाना, मुल्क के अंदर वो लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, वो लोग जो है सेफली रहना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा है। मतलब इतना गलत कि उनको मार रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और बातें इनकी सुन लो कि हम जंग करेंगे, भाई तुम लोगों के अपने मुल्क में ही जंग हो रही है, उसका तो हल निकालो तुम लोग, फिर जाके तुम लोग जो है हमसे जंग के बारे में सोचना, ठीक है। तो पहले अपने हालात तो देखो। जो मुल्क अंदर से खुद ही खराब हो रहा हो, उसके अपने लोग ही खराब कर रहे हो, तो उनको बाहर वालों की क्या जरूरत है? तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ये सब कुछ क्या हम ही देखते हैं, तुम लोगों को नहीं नजर आता? अंधे बंदे हो क्या तुम लोग? हैं तो देखो क्या चल रहा है, उसके बाद जी बात किया करो। तो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ तो ज़ाहिर ही अफसोस की बात है, क्योंकि जुल्म तो जुल्म होता है, उसका कोई मजहब, कोई शक्ल नहीं होती। जिसके साथ भी जुल्म होता है वो चीज गलत है। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग बताना तुम लोगों का क्या राय है, क्या हाल है, ठीक है। ओके, बाय बाय।